गोले दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है, उसको काट करके ही दर्पण बनाया जाता है। देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण वह भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश लगी होती है और दबा हुआ तल परावर्तक होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और देखा जाए जिसका दबा हुआ तल पर पालिश लगी होती है, पालिश किस चीज की? चांदी की कलई की जाती है और इस पर या आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है और उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण वह होता है कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला होता है, उसको काट करके बनाया जाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, राइट। तो अवतल दर्पण वह भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश लगी होती है, कलई की जाती है और दबा हुआ तल परावर्तक होता है, अर्थात जो प्रकाश का परावर्तन होता है इस पर होता है, किस पर होता है? इस पर होता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए इसका ठीक विपरीत है, यानी यहाँ पर दबे हुए तल पर पालिश की गई है और उभरा हुआ तल परावर्तक है, अर्थात यहाँ पर क्या है? इसका विपरीत है, यहाँ क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा सर? उत्तल दर्पण होगा। तो हम जानते हैं जैसे में गोले दर्पण संबंध क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव यानी कि पोल क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं किसके लिए, यहाँ हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं कि हाँ पोल क्या होता है। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा है अवतल दर्पण। क्या है यहाँ पर? ये हमारा अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऐसे प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जो इसका पृष्ठ होता है जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक इसके जो सेंटर इसका होता है उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के जो पृष्ठ होते हैं उनके केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इससे नाम पी दिया जाता है। क्या जाता है सर? पी दिया जाता है। अर्थात कहे तो परिभाषा में कि किसी दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को ही देखा जाए तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब मुख्य अक्ष क्या होता है सर? मुख्य अक्ष क्या होता है? इससे पहले हम जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इससे पहले हम जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? गोला बना देते हैं सर, यहाँ पर ऐसे एक गोला बना देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक दर्पण बना देते हैं। सपोज दैट एक दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर? ऊपर क्या करेंगे? हम कलई कर देंगे किस चीज की? यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और चांदी कलई करके आयरन ऑक्साइड से हम यहाँ पर लेप लगा देंगे और यहाँ पर हम प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर हम प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। तो दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा? यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी कि जो गोला को हम काट करके दर्पण बनाते हैं उसी का केंद्र, अब इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर कहाँ होगा? ठीक बीचों बीच में होगा। कहाँ होगा? ठीक बीचों बीच में होगा। कहाँ होगा? ये इसका सेंटर होगा। तो जिस गोले को काट करके दर्पण बनाया जाता है उसी के सेंटर को, उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो देखा जाए इस जो मिरर बना हुआ है, इस मिरर का देखा जाए तो इस मिरर का वक्रता केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब इसको हम नाम सी दे देंगे कि यहाँ ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अर्थात ये क्या है? हमारा सेंटर है किसका? दर्पण का। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। क्या समझेंगे सर? मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? जो दर्पण का ध्रुव है और दर्पण का वक्रता केंद्र इसको मिला देंगे तो जो रेखा तैयार होगी इसी को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो दर्पण का जो केंद्र होता है, जो गोले का केंद्र होता है, वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसके बाद में हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, यानी कि ये वक्र त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जो गोले की जो रेडियस होती है, यहाँ पर क्या है, इसकी जो रेडियस क्या होगी? इसका आधा होगी। उसी प्रकार से देखा जाए तो ये वाला जो भाग होगा इसको हम रेडियस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर? रेडियस का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? रेडियस का नाम देंगे। यानी कि क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यानी जिस खोखले गोले का दर्पण बना होता है उसी की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी रेडियस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य फोकस के बारे में कि हाँ मुख्य फोकस क्या होता है, यानी कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो इसी
दर्पण के माध्यम से हम समझेंगे कि सर मुख्य फोकस क्या होता है। अब यहाँ पर क्या था, इसका पोल था, क्या था, पोल, अर्थात यहाँ पर क्या था, इसका ध्रुव था, क्या था, इसका ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव था। अब इसके ठीक यहाँ पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा, कि क्या होगा, ये केंद्र होगा, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र होगा, कौन सा केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, ऐसे यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, किरणें निकलती हैं यहाँ से, कैसे निकलती हैं, अब यहाँ मान लीजिए किरणें यहाँ पर जा रही हैं, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ रही है, जहाँ परावर्तक पृष्ठ से की इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ये किरणें से जा रही होती हैं, फिर परावर्तन के फलस्वरूप ऐसे लौट रही होती हैं, ऐसे लौट रही होती हैं, ऐसे लौट रही होती हैं। तो जाकर जिस बिंदु पर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के आपस में मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है और उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य फोकस दूरी के बारे में, यानी कि आप जान गए होंगे कि ध्रुव क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्र त्रिज्या क्या होती है और मुख्य फोकस क्या होता है। हमने मुख्य फोकस में बताया कि जब प्रकाश का जब समांतर किरणें देखा जाए मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं और परावर्तन के पश्चात देखा जाए जिस बिंदु से होकर जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। अब हम जानेंगे फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ को हम दिखाते हैं, यानी कि दर्पण का ध्रुव होता है, जो पॉइंट है और जो पॉइंट है इसके बीच की दूरी को ही हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और ये देखा जाए तो वक्र त्रिज्या की आधी होती है, यानी यह बराबर r/2 होता है और 2f बराबर r होता है। 2f बराबर क्या होता है, r होता है और यह बराबर r/2 होता है। ये भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद में आपका आता है फोकस तल। क्या आता है, फोकस तल आपका आता है कि फोकस तल ये क्या होता है। अब यहाँ हम जानेंगे सर कि फोकस तल क्या होता है। अब ये पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ ये कैसे हुआ। अब फोकस तल क्या होता है ये हम समझेंगे, यानी कि दर्पण का जो ध्रुव था, जो मुख्य फोकस था, जो मुख्य फोकस से देखा जाए तो मुख्य फोकस के दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत जो किरण जाती है, जो लंब खींचा डाला जाता है इससे, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यानी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत क्या है, मुख्य अक्ष ऐसे था, आगे डाला गया ऐसे, तो क्या है, लंबवत है। क्या है ये, लंबवत है। क्या है, लंबवत है इसके। तो हाँ, मुख्य अक्ष के लंबवत डाला गया कोई भी तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, फोकस तल कहलाता है। तो हमने बताया गोले दर्पण क्या होता है। तो गोले दर्पण देखे कांच का खोखला गोला होता है, उसे काट करके ही दर्पण बनाए जाते हैं। अब उसके बाद में हमने बताया आपको कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण देखा जाए वह भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है चांदी की और पारे की, और उसके बाद में इस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है और इसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है। दबा हुआ तल यानी कि इसके दबे हुए तल पर यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, क्या बैरियर कहते हैं। उसके बाद में आता है उत्तल दर्पण। क्या आता है सर, उत्तल दर्पण आता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए तल पर पालिश लगी होती है, उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। क्या है, उभरा हुआ तल। क्या है, उभरा हुआ तल है, अर्थात कोई भी किरण आएगी तो कैसे आएगी, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव वह भाग होता है देखा जाए जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके सेंटर को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी कि जिस पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन होता है उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखा जाए तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब एक कांच का खोखला गोला था, अब दर्पण इसका है,
तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। उसी प्रकार से इसका सेंटर देखा जाए तो यहाँ पर होगा। अब इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका सेंटर इस दर्पण का सेंटर होगा और इसे हम वक्र त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे सर, वक्रता केंद्र कहेंगे, सॉरी त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहेंगे सर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है सर मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। उसके बाद में आता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस क्या होगी। तो जो गोले की रेडियस होती है वो दर्पण की भी रेडियस होगी। जो गोले की रेडियस होती है वो दर्पण की भी रेडियस होगी। उसके बाद है मुख्य फोकस, यानी कि समान इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। यानी कि मुख्य अक्ष, ये इसका था मुख्य अक्ष। अब इसका समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है ना। अब समांतर आने वाली किरणें जब प्रकाश का यहाँ परावर्तन होता है, अब जो किरण परावर्तित होकर निकलती है तो वो आपस में जहां मिलती है उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद में हमने समझा फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी होती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज के बारे में। आइए हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है, राइट। तो आप जब भी कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो दर्पण में क्या होता है, उस आईने में उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर साइंस के पदों में जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है और निकलने के पश्चात क्या होता है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात जब उस पर परावर्तन या अपवर्तन हो जाता है, लेंस में अपवर्तन, दर्पण में परावर्तन, फिर जिस बिंदु पर मिलती है वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इसका परावर्तन करवाना है, इसको हमें देखना है, तो इसकी इमेज बनाने के लिए दर्पण के सामने रख करके तो क्या करेंगे, यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और निकलने के पश्चात दर्पण पर जब पड़ेंगी, जब उस पर परावर्तन होगा प्रकाश का और लेंस पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के वास्तव में मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा सर, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आप हमारा एक क्वेश्चन है, आप सिनेमा घरों में जाते होंगे पिक्चर हॉल में मूवी देखने के लिए, तो जो पिक्चर हॉल होता है वो वहां पे पर्दे में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक या आभासी, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वहां कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक या आभासी बनता है। अब बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। इसे हम पर्दे पर ले सकते हैं और देखा जाए तो यह अवतल दर्पण के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से, अवतल दर्पण के माध्यम से बनता है। दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के माध्यम से यह बनता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिले वो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है, किसी बिंदु से चलने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मार्कर ही है, हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। अब ये मान लो कोई पॉइंट हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन किसमें होता है सर, दर्पण में। किसमें होता है, मिरर में होता है। और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, मिलती है, यहाँ पर क्या है, निकलती। यही डिफरेंट है आभासी और वास्तविक में। अब यहाँ मिलती है, यहाँ निकलती है, राइट। तो निकलती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई प्रतीत होती है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है कि अपसारी और अभिसारी, वही डेफिनेशन यहाँ लागू होती है। यहाँ पर फैलने का मतलब क्या होता है सर, अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी। तो यहाँ अभिसारी होती है या फैलती है, उसे देखा क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और समतल दर्पण द्वारा देखा जाए तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपसे हमारा क्वेश्चन और है कि समतल दर्पण के माध्यम समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, यानी कि फोकल लेंथ कितनी होती है किसकी, समतल दर्पण की, यानी कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो।
अधिक से अधिक लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो चल रही हो या लाइव क्लास चल रही हो तो आपको सबसे पहले पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इतना बोलकर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।